है गाइस, सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? आए हो सब बढ़िया होंगे। एंड अगर आप न्यू हो चैनल पे सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना एंड कमेंट भी कर देना अगर कोई और नेक्स्ट वीडियो जिस पे भी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जैसा कि आपको पता है मेंडल के लॉज पर है। सो ग्रेगर जोहन मेंडल जो साइंटिस्ट हुए, ग्रेगर जोहन मेंडल, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863 के बीच में लगभग 7 साल के लिए ग्रेगर जोहन मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। कैसे एक्सपेरिमेंट? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थे जिसमें मेंडल ये जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो एक प्लांट पे कर रहे थे जिसे बोलते हैं गार्डन पी। क्या बोलते हैं? गार्डन, GRDN, गार्डन पी, जिसे साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम। सो जो पाइसम सटाइवम है उस पे मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने जेनेटिक्स की नींव रखी। इसीलिए ग्रेगर जोहन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये जानने की क्यूरियोसिटी उनके मन में आई कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हाउ द कैरेक्टर्स आर, किस प्रकार कैरेक्टर्स जाते हैं। और उन्होंने मटर के प्लांट को चुना। एंड कई बार सवाल आ जाते हैं कि मटर के प्लांट को ही क्यों चुना। सो उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि जो ग्रेगर जोहन मेंडल थे वो एक फादर थे चर्च के, किसी भी कोई चर्च था उसके फादर थे। ठीक है, फादर यानी पादरी बोलते हैं, हिंदी में कुछ बोलते हैं। ठीक है, और बहुत क्यूरियस थे, एक पर्सन थे। तो उन्होंने गार्डन जो था उनका, उनमें कोई छोटा प्लांट ही उग सकता था, बाकी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते थे। और उनको सूटेबल लगा मटर का पौधा। अब उनको सूटेबल मटर का ही पौधा क्यों लगा? क्योंकि इसके पीछे के कारण ये है, देखो वाई मटर। अगर मैं कहूं मटर को क्यों चुना, तो पहला तो कारण हो सकता है इजी टू ग्रो। भाई उसको एक छोटी जगह में जो गार्डन था उनके पास, उसको इजी टू ग्रो, मतलब वहां पे वो उगा सकते थे। सेकेंड बात, उसका लाइफ स्पेन 3 से 4 मंथ में एक बार वो हो जाता है, मतलब 3-4 महीने पे उगता है, फिर एक जनरेशन खत्म। सो लाइफ स्पेन भी कम है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा लार्ज सैंपल साइज। और ये पाया गया कि एक साथ में एक अगर पी प्लांट भी है सो बहुत सारे मटर के दाने दे रहा है, सो बहुत बड़ा हमारे पास एक सैंपल साइज तैयार हो जा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथा था वो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट में अगर लगाऊंगा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दिखे। सॉरी गाइस, यहां पे मुझे इतना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहन मेंडल को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चौथी थी वो थी कि उनको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मिले। अब आप पूछोगे ये क्या होता है? सो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मटर में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कुछ ऐसे मटर के पौधे थे जिनमें फ्लावर वायलेट थे, कुछ में व्हाइट थे, कुछ ऐसे मटर के दाने थे जो ग्रीन थे, कुछ येलो थे, बहुत सारे जैसे कुछ की हाइट बहुत टॉल थी, कुछ दूसरे सभी ड्वार्फ रह गए थे, कुछ में फ्लावर एक्सेल थे तो कुछ में टर्मिनल थे। ठीक है, उसी प्रकार किसी में पॉड ग्रीन थी तो किसी में येलो थी, किसी में पॉड मतलब फूली हुई थी तो किसी में कॉन्स्ट्रिक्टेड थी। ठीक है, एंड और क्या बचा? और 7 कैरेक्टर्स लिए थे मेंडल ने। उनमें से 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे वो मैं बता देता हूं। हालांकि आज का मुद्दा ये नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पहले क्यों ना आपको ये बेसिक बता दिया जाए। ठीक है, विच वुड बी गुड। सो ग्रेगर जोहन मेंडल, जिसे जीजे मेंडल भी कहा जाता है, ग्रेगर जोहन मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए थे? 7 कैरेक्टर्स की उन्होंने स्टडी की थी प्लांट की। पहला था कौन सा? ठीक है, सो यहां से मैं डाल देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं डोमिनेंट ट्रेट। कौन सा था उनमें से? डोमिनेंट ट्रेट। और यहां पे मैं लिख दूंगा रिसेसिव ट्रेट। कौन सा था? रिसेसिव डोमिनेंट। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है ना है, एंड विच इज क्लियरली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फर्स्ट टाइम आपको सब कुछ समझ लो। सो मैं ये समझाने प्रयास कर रहा हूं डोमिनेंट ट्रेट होता है क्या, मैं समझाऊंगा लॉ ऑफ डोमिनेंस में।
तो आप समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। तो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, जैसे हाइट ऑफ स्टेम, सो हाइट ऑफ स्टेम, स्टेम की हाइट ली थी, डोमिनेंट था टॉल, रिसेसिव था ड्वार्फ। ठीक है, ये क्या होता है समझाऊंगा। दूसरा ये समझ लो कि उन्होंने लिया था कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर में वायलेट था डोमिनेंट था एंड रिसेसिव था व्हाइट, है ना। दूसरा था कलर ऑफ फ्लावर हो गया। पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करोगे तो एक्सियल, डोमिनेंट था एंड टर्मिनल। ठीक है, तो चौथा कौन सा हो गया? चौथा हो गया अपना साइज ऑफ सीड या फिर किस प्रकार का था, है ना। चलिए पहले कलर वाला समझ लेते हैं। तो कलर ऑफ सीड कौन सा होता है? ये होता है येलो, डोमिनेंट होता है एंड रिसेसिव होता है ग्रीन। कलर ऑफ पॉड भी लिया था उन्होंने, कलर ऑफ पॉड उनमें ग्रीन डोमिनेंट होता है एंड येलो रिसेसिव होता है। ठीक है, और उन्होंने क्या लिया था? पांच हो गए। छठवा लिया था उन्होंने कलर ऑफ पॉड हो गया एंड मतलब साइज ऑफ पॉड, साइज बोल सकते हैं या फिर किस प्रकार का पॉड था, है ना। साइज ऑफ पॉड की साइज ली। ठीक है, जो फली होती है उसकी साइज ली। तो एक था पूरा फूली हुई थी फली वो, एंड रिसेसिव में थी कॉन्स्ट्रिक्टेड, जो बिल्कुल पिचकी हुई थी। ठीक है, एंड साइज ऑफ, सातवां लिया था साइज ऑफ मटर, जो सीड था वो कैसा था? राउंड था, मतलब किस प्रकार का था? राउंड था। एंड रिसेसिव में उसका रिसेसिव ट्रेट में आ जाएगा रिंकल। ठीक है, आई थिंक यही होगा। ठीक है, साइज किस प्रकार की थी, सॉरी साइज बोल रहा हूं, शेप, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। तो आप यहाँ पे शेप लिख सकते हो, शेप ऑफ, साइज तो डोमिनेट ऑब्वियस बात है, यहाँ पे भी लिख सकते हो शेप। ठीक है, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज मिसिंग, मैं कुछ भूल रहा हूं। सो सॉरी फॉर दैट। शेप ऑफ द पॉड एंड शेप ऑफ द सीड। तो ये 7 कैरेक्टर्स लिए थे। आपको कोई पूछे, मैंने ट्रेट एंड कैरेक्टर्स के बीच में अंतर बता रखा हूं। अगर आपको कैरेक्टर्स एंड ट्रेट के बीच में अंतर नहीं आता, सो फर्स्ट वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलेगा। आप जाना चैनल पे क्लिक करना और उस पे आपको मिलेगा। उसमें मैंने समझाया है बेसिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें मैंने ट्रेट एंड कलर कैरेक्टर्स के बारे में बताया। सो अभी मैं वापस नहीं बताऊंगा कि 7 कैरेक्टर्स लिए थे, लेकिन 7 पेयर ऑफ उन्होंने क्या लिए थे? ट्रेट लिए थे। अब वो समझो, 7 पेयर ऑफ ट्रेट, ये देखो टोटल 14 ट्रेट है, तो 7 पेयर ऑफ ट्रेट उन्होंने लिए थे। तो 7 कैरेक्टर्स या फिर 7 पेयर ऑफ ट्रेट लिए थे। ठीक है, अब मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था? क्योंकि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ और उसके रिजल्ट को जब मेंडल ने बैठे अपने, मतलब जो चर्च था उसमें बैठे, रिजल्ट को फिर अपना माइंड लगाया, दिमाग लगाया, एंड उससे जो कंक्लूजन निकली, एंड मेंडल ने लॉ दिए। क्योंकि लॉ कोई सिंपल जैसे बैठे बैठे तो बनता नहीं है, इट नीड्स हार्ड वर्क। एंड मेंडल वाज सो क्यूरियस, एंड हमें भी सीखना चाहिए कि मेंडल जो जिसका कोई साइंस में बैकग्राउंड नहीं है, he could be the greatest scientist, he can be the father of genetics, so we can also learn. ठीक है, so curiosity matters. You don't know anything but you are curious to know, then you will you are going to learn everything. So चलो इसको छोड़ते हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, जिसे हिंदी में एकल संकर संकरण बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब उन्होंने, मेंडल ने 7 साल इनको क्यों लगी? उन्होंने बनाई प्योर लाइंस। अब कोई सवाल पूछेगा कि सर प्योर लाइंस क्या होती है? क्योंकि प्योर लाइंस के बिना आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था 10th में। सो प्योर लाइंस मेंडल को 7 साल लगे। मैंने कहा ना 1856 से 1863 साल तक ज्यादातर समय उनका प्योर लाइंस बनाने में। प्योर लाइंस मतलब ऐसी एक जनरेशन बना रहे थे उसमें कोई एक कैरेक्टर स्टेबल हो। मान लो आपको एक ऐसा जनरेशन चीज, ऐसे प्लांट्स चीज में कोई जैसे टोल होने का जो कैरेक्टर है वो स्टेबल हो। सो आप टोल से टोल का क्रॉस, टोल से टोल का क्रॉस, टोल से ऐसे क्रॉस कराते जाओ जनरेशन देते। सेल्फ क्रॉसिंग से, सेल्फ पॉलिनेशन से, आप जब सेल्फ पॉलिनेशन कराते उसी का उसी में क्रॉस करा रहे, उसी का उसी में पॉलिनेट करा रहे, एंड सेल्फ पॉलिनेशन से जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक जो कैरेक्टर होता है वो स्टेबल हो जाता है। सो उसी प्रकार उसने प्योर लाइंस बनाई। उसको 7 प्रकार की, मतलब
शब्द अलग अलग उनको प्योर लाइंस बनानी पड़ी, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर्स की, कि भाई टोल टोल है तो उसका सेल्फ पॉलिनेट आगे जनरेट सेल्फ पॉलिनेट कराते कराते गए तो टोल उसमें कैरेक्टर जो था वो स्टेबल हो गया। और किसी में मान लो कि ट्रेट है जैसे ड्रॉप, तो ड्रॉप का ड्रॉप के साथ सेल्फ पॉलिनेट सेल्फ पॉलिनेट सेल्फ पॉलिनेट एंड आफ्टर सेल्फ पॉलिनेटर की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से वो जो ट्रेट है ड्वार्फ का वो स्टेबल हो गया। ठीक है, एंड हमें इन क्रॉसेस के लिए हमें पहले इंश्योर होना पड़ेगा कि वो क्रॉस हो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है कि ऐसा क्रॉस, ऐसा प्लांट क्रॉस मतलब प्लांट, ठीक है, प्लांट के बीच में ऐसा क्रॉस जिसमें हम किसी एक कैरेक्टर को ही पढ़ना चाहते हैं, हम दो कैरेक्टर्स को अलग से साथ में नहीं ले रहे। जैसे कि मेंडल ने लिया एक प्योर लाइन तो उन्होंने पहले से बना रखी थी, सो उन्होंने कैपिटल टी एक टॉल प्लांट और ऑब्वियसली बात है प्योर टॉल और डॉर्फ प्लांट का क्रॉस करवाया। अब आप सवाल ये आता है कि वो लाया कहां से था, उसको कैसे पता कि जो टोल था वो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं। सो यही तो मतलब था, यही तो था कि उन्होंने जब प्योर लाइंस बना दी सो मेंडल वाज श्योर, आई मीन मेंडल वाज सो इंटेलिजेंट, ही नोस विक्रम क्या समझे थे अपन पुष्पा राजा ने ऑलरेडी सोच चुका है, इतना मेंडल पास दिमाग था कि उसने कैपिटल टी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, प्योर लाइंस बनाई। सो प्योर लाइंस बनी हुई थी, इससे टॉल उठाया, इससे डॉर्फ उठाया। अब जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो क्रॉस कैसे करवाते हैं, जैसे क्रॉस कैसे, ये प्लांट था, ये प्लांट था, अब इस प्लांट के क्या गैमीट बनेंगे, आई मीन व्हाई नॉट गैमीट बनेंगे। सो इसके जब गैमीट बनेंगे, सो गैमीट के बनने के समय क्या होता है कि एक ये अलील्स होते हैं। अगर आपको अलील्स नहीं पता, जीन्स नहीं पता, आई वुड रिकमेंड पहला वीडियो देखो यार, अदरवाइज नहीं समझ में आना। सो ये जो दोनों अलील्स है कैपिटल टी के वो सेपरेट हो जाएंगे। कैपिटल टी ही है, ऑब्वियसली बात है, सेम अलील है। सो जो गैमीट बनेंगे वो एक ही प्रकार के बनेंगे एंड इसका है गैमीट में ये। अब ये जब गैमीट फ्यूज होंगे सो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फीलियल वन जनरेशन होती है F1, ये फर्स्ट जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनका क्या है, जीनोटाइप है। अगर जीनोटाइप फिनोटाइप भी मैंने समझा चुका हूं। सो इनका क्या है, ये जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। सो पहली जनरेशन में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब टोल ले रहे, प्योर टोल एंड डॉर्फ ले रहे, जब उनका क्रॉस करा रहे तो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी पी प्लांट है जब मटर बने उनको बोया गया तो सभी टोल बने एंड ब्लो माय माइंड एंड मेंडल ने कहा ओके दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस मैं ऐसे ही समझाता हूं, हो सकता है कोई पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझाए फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाए, बट मैं यहीं से समझाता हूं। पहला लॉ था क्या, यहीं पे समझा देता हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है, तीन बातें एनसीईआरटी में लिखी है। पहला है कि कुछ मेंडल को पता नहीं था जीन है, उन्होंने कहा कुछ ऐसा चीज है, उन्होंने कहा फैक्टर्स है, कोई भी हो सकता है, उनको पता ही नहीं था। मैं कहता हूं कोई चीज है, मुझे नहीं पता ये मार्कर है, लेकिन ये अंदाजा लगा रहा हूं कोई चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, उन्होंने उनको फैक्टर कहा, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्लांट में अगर दोनों डिफरेंट अलील्स पाए जा रहे हैं तो एक अलील खुद को एक्सप्रेस करेगा। अब देखो इसमें कैपिटल टी अलील भी और स्मॉल टी अलील भी है, लेकिन खुद को एक्सप्रेस कौन कर पा रहा है, कैपिटल टी, क्योंकि ये प्लांट है जो टोल है। सो कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसीलिए जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट अलील है और स्मॉल टी है वो रिसेसिव अलील है। और यहां पे समझो कि ये प्लांट जो इनका पेरेंट था वो पूरा टॉल था और ये डॉर्फ था, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन बनी वो सारे टॉल बन रहे हैं। आई मीन व्हाई, सो क्यों बन रहा है, सवाल ये आता है मेंडल के दिमाग में, क्यों सारे डॉर्फ नहीं बन जाते या फिर मीडियम साइज के नहीं बन जाते। तो उन्होंने फिर ये समझाने का प्रयास किया कि जब लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब ये जो कैपिटल टी जो अलील है वो डोमिनेट कर पा रहा है, वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव अलील। सो डोमिनेट अलील या लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहना चाहता है कि इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी है, सो एक जो अलील है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, दूसरों को रिप्रेस कर देगा। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेट कर रहा है कोई चीज, ये इसको पूरी तरह से रिप्रेस कर रहा है, स्मॉल टी को खुद को एक्सप्रेस होने से रोक रहा है, इट इज डोमिनेट। मतलब एक छोड़ो, ऐसा समझो कि कोई रेस में कोई बढ़ना चाहता है, कोई ऐसा समझो, सर मान लो कोई आप ऐसे हो सकते हो, आप ही हो जो बहुत ग्रो करना चाहता है, जीवन में सीखना चाहता है, बट आसपास वाले सारे उसको रोक रहे हैं,
आसपास वाले उसको रोक रहे हैं, बट लोब डोमिनेंस कहता है कि जो डोमिनेट है, जो ग्रो करना चाहता है, वो सारों को रिप्रेस कर देगा। आई डोंट, थोड़ा सा गंदा एग्जाम्पल बट संभाल लेगा, ठीक है। सो हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, हालांकि स्मॉल टी के पास भी क्षमता है, बट ये खुद को एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट्स इट। अब उन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा, कमेंट में या फिर लाइक कर देना यार वीडियो को, ठीक है। अब क्या होता है, अब फर्स्ट जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन कराता है। जो फर्स्ट जनरेशन बना, आप समझो, ये जो फर्स्ट जनरेशन बनी कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इनकी सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, सेल्फ क्रॉसिंग। सेल्फ पॉलिनेशन में मतलब ये एक प्लांट लिया और उसी का पोलन उसी की स्टिग्मा पर जाए। सो यहां से ऑब्वियस सी बात है, गेमेट्स दो प्रकार बनेंगे। गेमेट के समय एलील होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दोनों अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब यहां पे आ चुका है दूसरा नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स भी कहते हैं। कुछ लोग ऐसे समझाते हैं कि पहले पूरा क्रॉस समझाते हैं एंड उसके बाद, बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं कंक्लूजन ही बता देता हूं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ऑब्जर्व करो। यहां पे समझो कि जब गेमीट बन रहे हैं, जब इस प्लांट से गेमीट बन रहे हैं, तो दोनों एलील्स सेपरेट हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब एक गेमीट बना उसमें तो ये चला गया, दूसरा गेमीट में कोई एलील गया ही नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। अब मेंडल को कैसे पता ऐसा नहीं हो रहा था? जब उसने मैथमेटिक्स की, ऐसे किया एंड वो रिजल्ट जो मैथमेटिक्स में बुक पे आ रहा था वो उनको दिख रहा था, तब मेंडल ने ये अंदाजा लगाया कि ठीक है, जो मैंने की चीज की उसकी वजह से जो रिजल्ट आ रहा है वही मुझे ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं तो वही मिल रहा है। इसका मतलब है ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा तो F2 में मेंडल को वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो उनको मिले थे। सो ऐसा नहीं हो रहा कि जब गेमीट फॉर्मेशन के समय दोनों एलील्स अलग हो जाते हैं, ब्लेंड नहीं होते। ब्लेंड का मतलब है ऐसा नहीं कि ये स्मॉल टी किसी प्रकार इस गेमीट के कैपिटल टी को अफेक्ट कर पा रहा है और हो सकता है उसका आधा इफेक्ट निकाल ले, नहीं, ब्लेंड नहीं हो रहे। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि आधा आधा या उनमें कुछ बदलाव आ जाना, दे आर नॉट ब्लेंडिंग, सो दे आर जस्ट सेपरेट। नाम से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गेमीट्स के समय प्योरिटी ऑफ गेमीट्स, गेमीट्स प्योर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी में एलील गया ही नहीं, किसी पे चला गया, नहीं। दिस इज सेकंड नियम, समझ में आया, ठीक है। सो अब ये सेकंड लॉ था, ठीक है, मोनो हाइब्रिड। अब यहां से देखो, मैं पुन्नेट स्क्वायर बना देता हूं। एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, आई डोंट थिंक हो सकता, आई थिंक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ही थे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना इन द कमेंट। ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे पुन्नेट, सो आरसी पुन्नेट थे, ऐसा कुछ नाम था। तो उन्होंने पुन्नेट स्क्वायर दिया थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। मैं पुन्नेट स्क्वायर बना देता हूं। ये पुन्नेट स्क्वायर पूछता है, गेमेट्स को इधर रखो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ये जो गेमीट है वो कैपिटल टी कैपिटल इससे भी मिल सकता है, ये स्मॉल टी से भी मिल सकता है, ये स्मॉल टी से भी मिल सकता है और स्मॉल टी। अब यहां पे ऑब्जर्व करो, इनको ऑब्जर्व करो, लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाओ यार, क्योंकि ये जो रेशो आ रहा है ना, आपकी कह रहे हो कि फिनोटाइप 3:1 आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से, अदरवाइज ये होता ही नहीं। तो मेंडल को ऐसे पता चल गया कि देखो, आप ये बोले टोल है, ये टोल है, कैसे? लॉ ऑफ डोमिनेंस ब्रो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, हेटेरोजाइगस कंडीशन, एक एलील खुद को डोमिनेट कर पा रहा है अदर एलील से। सो ये भी टोल, ये भी टोल, ये डॉर्फ। और ये आप कंक्लूजन कैसे निकाल पा रहे हो? क्योंकि आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस पता है, अदरवाइज नहीं। एंड जीनोटाइप्स, तो जीनोटाइप तो आप देख बन सकते हो 1:2:1, क्योंकि 1 कैपिटल टी, 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये होता है जीनोटाइप और ये होता है फिनोटाइप, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मजा आया होगा। एंड और ये जो आई थिंक ये जो रिजल्ट आ रहे हैं वो उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी काम है, एज वेल एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि अगर वो ऐसे सेग्रीगेट ही नहीं होते तो आपको वो रेशो फिनोटाइप और जीनोटाइप नहीं मिलता जो जनरली मिलते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उनकी बात सेपरेट वीडियो में हम कभी करेंगे। अभी मेरा मकसद नहीं है कि मैं उनको मीराबेलिस उनको एंटीरेनियम को डिस्कस करूं कि उसमें किस प्रकार इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड एबियो ब्लड ग्रुपिंग में को डोमिनेंस, तो उनकी बात अभी नहीं करें तो ही बेहतर है, ठीक है। अब चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। डाई हाइब्रिड
क्रॉस. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न डाई हाइब्रिड क्रॉस. सो जब उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, बहुत किया, बार बार यही मेंडल को पता चला, यही फिनोटाइप, यही जीनोटाइप आ रहे हैं, एंड फाइनली उनको ने दोनों लो कंक्लूड कर दिया है. बट मेंडल वाज नॉट सेटिस्फाइड दैट, एंड दिस इज द ये विशेषता होती है किसी भी साइंस स्टूडेंट की कि एक मिल जाए अगला क्यों नहीं मिल सकता, और मिल भी रहा है तो क्यों मिल रहा है. सो अब उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया. उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक ही समय दो अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टडी करें. आई मीन वाई ओनली एक ही करें. सो उन्होंने क्या किया, अब प्योर लाइन्स ऐसी ली जिनमें ऐसा हो. प्योर लाइन्स उन्होंने क्या ली समझिएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई. ये प्योर लाइंस ले. उन्होंने दो ऐसे पी के प्लांट लिए जिनमें क्या हो रहा था कि एक में तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, मतलब कि एक कैपिटल आर मतलब जो सीड का, ठीक है, सीड उसमें थे, राउंड थे, एंड वाई का मतलब होता है येलो थे, ठीक है. एंड स्मॉल आर का मतलब है कि दूसरा जो प्लांट पी का प्लांट था उसमें जो सीड थे वो राउंड ना होकर रिंकल्ड थे एंड येलो ना होकर ग्रीन थे. अब उनके बीच में क्रॉस करवाया गया. तो कैसे क्रॉस करवाएंगे, बहुत सारे इनपुट बात है. ये देखो अब हो क्या रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा. आई डोंट थिंक कि हमें जरूरत है. अब ये जो कैपिटल आर जो अलील है एंड जो कैपिटल वाई अलील है, वो दोनों मेंडल के केस में या फिर मटर के केस में ये दोनों जो अलील्स होते हैं वो डिफरेंट किस पे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं. सो इसी की वजह से जो इनका थर्ड नियम आएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो वैलिड तभी है जब हम दो ऐसे एलील्स ले जो कि दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो, ठीक है. सो अब क्या करेंगे, दो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, तो जब गैमीट बनेगा सो कैपिटल वाई ये एक में रहेगा, दो सेम ही प्रकार के गैमीट बनेंगे. ये तो समझते हैं ना, सेम ही प्रकार के गैमीट बनेंगे. और स्मॉल आर स्मॉल वाई ये सेम प्रकार के गैमीट. अब जब इनका ये जो गैमीट फ्यूज होंगे, देन उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो अमेजिंग होगी. कैसे कि यहां से कैपिटल आर आएगा और यहां से स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो फर्स्ट जनरेशन में ऐसा पाया गया डाइहाइब्रिड क्रॉस में फ्यूजन 1 में कि जो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी प्लांट हैं उनमें जो सीड है वो तो राउंड है एंड येलो है. सो यहां पे भी ये हुआ. फिर उन्होंने क्या किया, इनकी सेल्फ क्रॉसिंग करवाई. सो सेल्फ क्रॉसिंग कैसे करवाई, देखो सेल्फ क्रॉसिंग कैसे करवाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अब इनकी सेल्फ क्रॉसिंग करवाई गई. अब गैमीट्स कैसे बनेंगे उनका थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं गैमीट्स बनने में. क्योंकि गैमीट्स समझ में आ गए ना, देन यू विल ओह माय गॉड दिस इज वेरी इजी मेंडल. सो अब यहाँ पे गैमीट्स बनाने का ट्रिक है. देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर मिल सकता है कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर मिल सकता है कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल वाई के साथ. तो पहला गैमीट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल आर पहले में बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है. सो ये 4 प्रकार के गैमीट्स दोनों में बनेंगे. अब इन 4 प्रकार के गैमीट्स ने आरसी पुन्नेट जो थे ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट, उन्होंने पुन्नेट स्क्वायर से इसको और बेहतर तो जो आरसी पुन्नेट ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक पुन्नेट स्क्वायर बनाया, ठीक है. सो पुन्नेट स्क्वायर बनाया, ठीक है. सो और उन्होंने इजी कर दिया इसी चीज को. हालांकि मेंडल ने ऐसे नहीं किया था, लेकिन चलिए आप समझने के लिए समझ लेते, ठीक है. और यहाँ पे उन्होंने जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है. ये सेम गैमीट्स को उन्होंने इधर रख दिया एंड उनका क्रॉस करवाया. ऑब्वियसली बात है, सारी पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड मैं लिखने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत मस्त लगता है लिखते समय. आप भी करो. कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. So capital R capital Y small y, capital R small y small y, capital R small r capital Y small y, capital R small small y small y, ठीक है. कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y,
ठीक है, एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। सो ये कुछ थे। अब आप अलग अलग अंदाजा लगा सकते हो और इनके फिनोटाइप लिख सकते हो। आप देख के लगा सकते हो जीनोटाइप, अब देख के बता सकते हो। आप तो अब तो सीखे हो ना, यही आपको काम करना है। इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप लिख दो, ठीक है, लिख दो ना यार। फिनोटाइप तो आपको पता, आप देख के बता सकते हो, जीनोटाइप देख के बता सकते हो। सो वो आप कमेंट में मुझे बता दो इनका जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशो कितना है। एंड अब मैं बढ़ता हूं इनके लॉस पर। जो डाइहाइब्रिड क्रॉस के उनके कंक्लूजन से जो लॉ आया था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड ये लॉ आई थिंक बहुत सारे आप स्टूडेंट रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये लॉ आपको समझ में नहीं आता। लॉ ऑफ डोमिनेंस, या इजी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट ये आता ही व्हाट द नॉनसेंस, व्हाट आर यू गोइंग टू से मेंडल। एंड मैं मेंडल से पूछता हूं, ठीक है, मेंडल क्या है ये नियम, हमें समझ नहीं आता। सो मेंडल कहता है, विक्रम समझ में नहीं आता, मैं समझाऊं। सो मेंडल के मैं कहूंगा मेंडल जी बिल्कुल। सो मेंडल आ रहे हैं, अभी मेंडल की आत्मा आ जाए। सो मेंडल, अब से मेंडल बोलेंगे। सो विक्रम ये नियम नहीं समझ में आता। कितना इजी नियम है ब्रो, कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। असॉर्टमेंट अपयूहित हो जाते हैं। मतलब जब डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने जो 2 पेयर ऑफ ट्रेट लिए थे, 2 पेयर ऑफ ट्रेट, रिमेंबर दैट, 2 पेयर ऑफ जो ट्रेट लिए थे, वन पेयर ऑफ ट्रेट जो नेक्स्ट जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करेंगे वो दूसरे पेयर ऑफ ट्रेट पर डिपेंड ही नहीं करते। आई मीन यहां पे आप जो देख सकते हो, आप जनरली यही बताओगे कि जो जैसे हमने राउंड कलर, चले मैंने राउंड एंड ड्रिंकल लिया। सो ये जो राउंड एंड ड्रिंकल द पेयर ऑफ ट्रेट है वो नेक्स्ट जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करेंगे। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता, समझिएगा, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जो अदर पेयर ऑफ ट्रेट कौन सा है, चाहे हमने कोई भी लिया हो, सीड का कलर लिया हो, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। वो खुद को ऐसे ही एक्सप्रेस करेगा जैसा कि वो खुद को मोनोहाइब्रिड में क्रॉस करता, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में खुद को एक्सप्रेस करता था। जैसे मान लो मैं जीनोटाइप, हालांकि मैं आपको बताऊंगा नहीं डाइहाइब्रिड क्रॉस का, तो उसमें जीनोटाइप आप कैसे निकालते हो, 1:2:1, 1:2:1। मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ये जीनोटाइप। अब यहां पे समझिएगा कि इनको आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, क्योंकि ये तो सेकेंड में ये भी कितना ही रेशो में आएगा, और ये भी, मतलब ये इंडिपेंडेंटली पहला जो ट्रेट था वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, और सेकेंड ट्रेट। अब यहां से आप जीनोटाइप निकाल सकते हो, मतलब ये खुद को इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करे, तभी हम ऐसे कर पा रहे हैं। और इनका जीनोटाइप आप चाहो तो 1:2:1:2:2:1:1:2:1 निकाल सकते हो। फिनोटाइप 3:1, दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करे, दूसरा हो जाएगा 3:1, और आप मल्टीप्लाई कर तो 9:3:3:1, तो दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करे। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप बहुत दिनों से मेरे दिल में एक ख्याल था, मुझे आपसे कुछ कहना था, एंड वो था थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यार पढ़ते रहिए, और क्या बोलूं, पढ़ाते रहिए या फिर सीखते रहिए। चले, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अच्छा बना के आऊंगा। तब तक के लिए